सभी को नमस्कार। YouTube पर दिए गए अपने व्याख्यानों में तथा अन्यत्र दिए गए अपने व्याख्यानों में भी मैंने वेद और नाट्यशास्त्र के संबंधों पर चर्चा की है और किस प्रकार से वैदिक यज्ञ से भारतीय रंगमंच का प्राचीन भारतीय रंगमंच का अनिवार्य अविभाज्य संबंध रहा है। इस पर मैं बात करता रहा हूँ और भरतमुनि नाट्यशास्त्र में वैदिक विश्वबोध को अंगीकार करते हुए और नाट्यवेद की सृष्टि किस प्रकार हुई यह एक आख्यान के द्वारा बताते हुए वैदिक संहिताओं का जो गहरा प्रभाव है भारतीय रंग सृष्टि पर, थिएट्रिक ट्रेडिशन पर, उस पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक संहिताओं, वैदिक साहित्य के पश्चात नाट्यशास्त्र की सारी परंपरा जिस ग्रंथ से बहुत गहराई से जुड़ती है वह महाभारत है। महाभारत के संबंध में तो कहा ही जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते। जो भारतवर्ष में नहीं है वह महाभारत में भी नहीं, और जो महाभारत में नहीं है वह महाभारत में भी जो महाभारत में नहीं है वह भारतवर्ष में भी नहीं। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यह भी महाभारत में ही स्वयं कहा गया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के संबंध में, इनसे तो संपूर्ण मानव जीवन बनता ही है, तो इनके संबंध में जो कुछ अन्यत्र कहा गया वह सब महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। ऐसा महाभारत के संबंध में एक बड़ी सीमा तक ये कथन लागू होते हैं। तो भारतीय रंगमंच के विकास की कड़ियाँ महाभारत से भी जुड़ती हैं, और महाभारत में नाट्य नाट्य की परंपरा, इनके संबंध में भी हमको अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय नाट्य के उद्भव और विकास के इतिवृत्त की अनेक बिसर गई कड़ियाँ महाभारत से हमको प्राप्त होती हैं, जानने को मिलती हैं। विशेष रूप से भरत मुनि के पूर्व की रंगमंच की परंपरा पर सर्वाधिक प्रकाश जिस ग्रंथ से पड़ता है वह महाभारत है। और रंगमंच के कुछ ऐसे प्रस्थान हैं जिनके संबंध में महाभारत से जितनी अच्छी जानकारी भरत मुनि के पहले के रंगमंच को लेकर मिलती है उतनी अन्य किसी ग्रंथ से प्राचीन काल के रंगमंच के संबंध में हमको नहीं मिलती। प्रेक्षागृह, नाट्यशाला किस प्रकार बनाई जाती थी, नट और नर्तक क्या क्या करते थे, समाज क्या होता था, ग्रंथिक यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भारतीय रंगमंच की परंपरा का, और नाट्यशास्त्र में यह शब्द नहीं आता। यह पतंजलि के महाभाष्य में आता है कि ग्रंथिक ग्रंथ से पढ़ कर के और कथा सुनाता है और उससे रंगमंच विकसित होता है, क्योंकि ग्रंथिक जो पढ़ कर के सुनाता है वह आख्यान हो जाता है। और अ, यदि उसके साथ गीत और अभिनय जोड़ दिया जाता है तो ग्रंथ से उपाख्यान पड़ता है, यदि गीत और अभिनय जोड़ दिया जाता है तो आख्यान हो जाता है और आख्यान का रंगमंच बन जाता है। तो ग्रंथिक, पंजाबी में उससे ग्रंथी बना, जो ग्रंथ से पढ़ पढ़ करके सुनाता है, और उसके साथ कुछ लोग यदि गाने लगते हैं, अभिनय करने लगते हैं, तो रंगमंच पूरा एक आख्यान का रंगमंच बन जाता है। ग्रंथिक के संबंध में भी महाभारत हमको सूचना देता है। जवनिका या पर्दे के संबंध में जो नाट्य प्रस्तुतियों के लिए काम में लाया जाता होगा, उसके संबंध में महाभारत से हमको सूचना मिलती है। और यज्ञ में किस प्रकार से नाट्याभिनय होता था, जो यज्ञ और भारतीय नाट्य का क्या संबंध है, वैदिक यज्ञों ने किस प्रकार से एक मंच प्रदान किया नाट्य प्रस्तुतियों के लिए, इस पर मैंने विस्तार से अन्यत्र खूब चर्चा की है। तो यज्ञ में किस प्रकार से संगीत और नृत्य नाट्य की प्रस्तुतियां हो रही हैं, इस पर भी महाभारत से हमको फिर प्रकाश पड़ता है और ज़्यादा हमको पुख्ता जानकारी मिलती है, क्योंकि महाभारत तो इतिहास भी है जो सचमुच में हो रहा है, हो चुका है और होने वाला है, उस सब को महाभारत बताता है। इतिहास तो उसी को कहते हैं। केवल हिस्ट्री आधुनिक अर्थ में जिसको कहा जाता है, उतने सीमित अर्थ में ही इतिहास महाभारत नहीं है।
उससे बृहत्तर अर्थ में इतिहास है। तो नाट्य प्रयोगों को लेकर के, अभिनय को लेकर के, संगीत को लेकर के, यहाँ तक कि नाट्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में जो विधाएँ नाट्य की नहीं हैं, जैसे कि पुत्तलिका नाट्य या पपेट थिएटर, उस पर भी महाभारत से हमको जानकारी मिलती है कि ये होता था पहले। वो छाया नाट्य, शैडो प्ले जिसको कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में पारंपरिक नाट्य में अभी भी होते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में हमको अब ये छाया नाट्य देखने को नहीं मिलता, जो मलेशिया में बहुत लोकप्रिय रंगमंच है छाया नाट्य का, शैडो प्ले का। तो इस प्रकार से महाभारत से हमको भारतीय रंग परंपरा के नाट्य के उद्भव और विकास की एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी ऐतिहासिक क्रमिक अवस्था पर जानकारी मिलती है, जो उत्तर वैदिक काल के आसपास का जो समय है, और जो विक्रमादित्य से पहले की कुछ शताब्दियों का समय हो सकता है, उसमें किस प्रकार से रंगमंच विकसित हो रहा है, इसकी जानकारी हमको महाभारत से मिलती है, और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रेक्षागारों के उल्लेख महाभारत में अनेकत्र आते हैं। प्रेक्षागार शब्द का प्रयोग आता है। धृतराष्ट्र ने कौरव पांडव राजकुमारों के धनुर्वेद के प्रदर्शन के लिए बहुत विशाल प्रेक्षागार बनवाया था। यह धनुर्विद्या के प्रदर्शन के लिए था, नाट्यगृह या नहीं है, यह तो सही है, लेकिन यह नाट्यपरक गतिविधियों से असंबद्ध भी नहीं है, क्योंकि अस्त्र विद्या का प्रदर्शन तो इसमें हुआ, लेकिन इसका उपयोग नाट्य प्रस्तुतियों के लिए, नाट्य प्रदर्शन के लिए भी होता था। राजकुमारों ने, कौरव पांडव राजकुमारों ने अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन इसमें किया इस प्रेक्षागार में। पर उनका प्रदर्शन आरंभ होने के पहले नट और नर्तक यहाँ पर आए, उन्होंने मंच पर अपना गायन वादन आदि किया। यह महाभारत में आदि पर्व में 210वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रेक्षागार में एक रंगमंच है, मंच बनाया हुआ है, स्त्रियों के बैठने के लिए शिविकाओं की अलग से व्यवस्था की गई है, यह सब महाभारत में वर्णन मिलता है। प्रेक्षागृह में मुक्ता जाल हैं, स्वर्ण और मणियाँ जड़ी हुई हैं, और जो बीच का स्थल है उसको रंग कहा गया है। रंग वह स्थल है जहाँ पर कि प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, और दर्शक, प्रेक्षक उसके आसपास बैठे हुए हैं। तो ये एक वृत्ताकार थिएटर है, ग्रीक एम्पी थिएटर के समान, और बहुत विशाल है, हजारों दर्शक प्रेक्षक बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार के रंगमंच प्रेक्षागारों की व्यवस्था भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में नहीं है। लेकिन अभिनव गुप्त बताते हैं कि 18 प्रकार के नाट्यगृह हो सकते हैं। उसमें जो दंड से नाप लिए जाएंगे, उसमें जो ज्येष्ठ प्रेक्षागार होगा, उसमें तो कुछ हजार दर्शक प्रेक्षक बैठ सकते हैं। तो इतने बड़े प्रेक्षागार प्राचीन काल में बनाए जाते थे, ऐसा अभिनव गुप्त नाट्यशास्त्र की टीका में बताते हैं। तो यह संभव था कि महाभारत के काल में, निश्चित रूप से संभव नहीं था, बल्कि निश्चित रूप से महाभारत के काल में बृहत आकार के प्रेक्षागार बनाए जाते थे, और उनका केवल हस्तिनापुर में बनाया गया इतना ही नहीं, अन्यत्र भी विराट की नगरी में प्रेक्षागार हैं, बड़े बड़े प्रेक्षागार हैं, द्रुपद की नगरी में बनाए गए हैं। तो यह अनेक गतिविधियों के लिए बहुत विशाल भवन, जिसमें कि हजारों लोग बैठ करके नाट्य देख सकें, प्रदर्शन देख सकें, केवल नाट्य ही नहीं, अन्य प्रस्तुतियां भी देख सकें, मल्ल युद्ध भी देख सकें, इस प्रकार के प्रेक्षागार बनाए जाते थे। और नाट्य संबंधी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो यहाँ आ रही है। जैसे रंग शब्द है, यह तो नाट्यशास्त्र में आता ही है, रंगमंच के लिए आता है। प्रेक्षक शब्द आता है, प्रेक्षा शब्द आता है। तो ये नाट्य की जो पारिभाषिक शब्दावली है वो इसके साथ विकसित हो रही है। प्रेक्षागारों के निर्माण के महत्वपूर्ण उल्लेख अन्यत्र आते हैं, जो द्रौपदी और दमयंती के स्वयंवरों के प्रसंग में आते हैं। दमयंती के स्वयंवर के लिए निर्मित प्रेक्षा स्थली को रंग और महारंग कहा गया है, और उसकी उपमा पर्वत की गुफा से दी गई है। उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो उस प्रकार का है कि कार्य शैल गुहाकार कर्तृभिर नाट्य मंडप। यह जो भरत मुनि ने दूसरे अध्याय में बताया है कि शैल गुहाकार उसका स्ट्रक्चर, संरचना उसकी होती है, तो इसलिए पर्वत की गुफा से उपमा दी गई है। तो लगता है कि उसी प्रकार का उसका ऊपर का जो आकार है वह था। और यह जो प्रेक्षागार द्रौपदी के स्वयंवर के समय बनाया गया, उसमें कई दिनों तक समाज का आयोजन हुआ। यह समाज शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से सामाजिक बनता है, जो नाट्यशास्त्र में, पूरे नाट्यशास्त्र की परंपरा में बहुत केंद्र में यह शब्द है कि देवी तस्मिन सामाजिका भवाम, हर्ष के नाटक में, हर्ष के रूपक में पात्र कहता है
तो हम सामाजिक हो जाते हैं या उस नाट्य प्रस्तुति के हम प्रेक्षक बन जाते हैं। तो ये सामाजिक शब्द यहाँ से आरंभ होता है और समाज, समाजवाट, ये सब प्रस्तुतियों के अवलोकन के संदर्भ में जो शब्द आते हैं, ये रंगमंच से अनुशक्त अनुशक्त गतिविधियों को संगठित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था थी समाज। और उस समाज के क्रोध से सामाजिक जन्मा जो आगे चलकर समस्त रस चिंतन और काव्य कला का केंद्र बना है। तो यह नाट्य नाट्यशास्त्र में सामाजिक उसकी परंपरा में तो आता ही है। कामसूत्र में भी प्रत्येक नगर में सरस्वती भवन बनाए जाएंगे और उनमें समाज होगा, यह कामसूत्र में वात्स्यायन बताते हैं। तो ये पूरी परंपरा महाभारत से लगा करके बाद तक चली आ रही है। समाजवाट बनाया गया है द्रौपदी के स्वयंवर में, जो कि समभूमि पर है, उसके चारों ओर भवन है और समाज कई दिनों तक चलता है। उसमें नटों नर्तकों, सूतों मागधों वैतालिकों आदि की प्रस्तुतियां होती रहती हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में तो ये लोग आए ही, दमयंती के स्वयंवर में भी नट नर्तक वैतालिक आदि जुटते हैं। तो महाभारत में इस सब के वर्णन मिलते हैं। और विराट ने मल्ल विद्या के प्रदर्शन के लिए विशाल प्रेक्षास्थल बनवाया। विराट पर्व में महाभारत में 12वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। और इसके भीतर के स्थल को, इसके बीच के स्थल को रंग और महारंग कहा गया है। तो विराट के इस प्रेक्षागार में पुरुष मल्लों का द्वंद्व होता था, उसको बहुत सारे प्रेक्षक बैठ करके देखते थे। और किसी मल्ल का शार्दूल, महिष, सिंह आदि से भी द्वंद्व आयोजित कराया जाता था। भीमसेन इसमें रसोइये के वेश में विराट नगरी में छद्मवेश में रह रहे थे वल्लभ के नाम से। और उनको ऐसे बर्बर द्वंद्वों में कई बार सम्मिलित होना पड़ा था। ये जो विराट नगर है यह कुछ सीमांत पर है और इसमें पश्चिमी सभ्यता और उसका प्रभाव मद्र देश और मद्र के लोगों पर ग्रीक सभ्यता का कुछ प्रभाव पड़ा, वालिक देश के लोगों का प्रभाव पड़ा। तो वहाँ पर इस प्रकार के बर्बर द्वंद्व युद्ध भी होते थे और इनकी बड़ी आलोचना की गई है मद्र देशियों की कर्ण पर्व में। उस पर यहाँ चर्चा करने का अवसर नहीं है, लेकिन यह भी एक प्रेक्षागार था। और यह ग्रीक एम्फी थिएटर्स की एक तरह से शक्ल में इस प्रकार के प्रेक्षागार प्राचीन काल में, महाभारत काल में बनाए जाते थे। यह इससे हम देख सकते हैं। लेकिन इसके समानांतर एक प्रकार का इंटीमेट थिएटर, जिसको आज की भाषा में कहा जाता है, कि चुनिंदा रसिक मंडली के सम्मुख एक छोटे भवन में, छोटी शाला में नाट्य प्रस्तुति की जा रही है, तो उसको नर्तनशाला कहा गया है। और महाभारत में विराट पर्व में ही नर्तनागार, नर्तन गृह, नर्तनशाला, इन तीन नामों से इसका वर्णन मिलता है। और यहाँ पर राजपुत्रियाँ, राजकुमारियाँ नृत्य सीखती थीं। यह बहुत महत्वपूर्ण इसका पूरे विराट पर्व में, कथा में इसका इसकी भूमिका भी है इस नर्तनशाला की। क्योंकि यहाँ पर बृहन्नला के वेश में अर्जुन सिखाते हैं उत्तरा आदि को नृत्य। और यहीं पर द्रौपदी कीचक के द्वारा सताई जाने पर भीमसेन को अपनी व्यथा बताती है। यहीं पर भीमसेन रात के अंधेरे में जाते हैं और कीचक को पोथ डालते हैं, कुचल डालते हैं द्वंद्व युद्ध में। यह संगीतशाला भी कही जाती है। तो यह नृत्य के अतिरिक्त चुने हुए लोगों के समकक्ष नाट्य प्रदर्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो यह महाभारत में नाट्यशास्त्र के जितने रंगमंच बताए गए हैं नाट्यशास्त्र में, विकृष्ट, चतुरस्र और त्यस्र, इन तीन प्रकार की रंगशालाओं के अतिरिक्त एक वृत्ताकार रंगमंच हमको देखने को मिलता है, जो भिन्न प्रतीत होता है। बाद के कुछ ग्रंथों में जैसे मानसार है, उसमें वृत्ताकार प्रेक्षागार का वर्णन मिलता है। तो ये वृत्ताकार प्रेक्षागार की भी एक परंपरा थी। विकृष्ट, चतुरस्र और त्यस्र के अलावा रेक्टेंगुलर, स्क्वायरल और ट्रेंगुलर थिएटर्स के अलावा एक सर्कुलर या वृत्ताकार प्रेक्षागार की परंपरा भी बहुत प्राचीन काल से भारत में रही है। यह हम महाभारत से जानकारी प्राप्त करते हैं। और महाभारत में नाट्य के उद्भव और स्वर्ग से उसके अवतरण का आख्यान जो है, वह भी जो नाट्यशास्त्र बताता है, उसका समर्थन मिलता है कि स्वर्ग से यह
फिर भूलोक पर आया। भरत मुनि भी यह कहते हैं कि यह हिमालय के आसपास के क्षेत्र में नाट्य सबसे पहले किया गया और वहाँ से फिर शाप मिला तो भूलोक में इस धरती पर ब्रह्मावर्त जनपद जहाँ पर है और भी दक्षिण तक नाट्य पहुँचा। तो यह नृत्यम गीतम च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्नुहि तदर्जयस्व कौन्तेय निर्लोके यन्न विद्यते। यह महाभारत में आरण्यक पर्व में बताया गया है। इंद्र अर्जुन से कहते हैं जब वो स्वर्ग में रह रहे हैं और उर्वशी उनको शाप देती है, तो इंद्र अपने पुत्र अर्जुन से कहते हैं कि तुम चित्रसेन से नृत्य गीत आदि सब सीख लो, यह काम आएगा कभी। इस और नृलोके यन्न विद्यते, नरलोक में मर्त्यलोक में यह नहीं है इस प्रकार का नृत्य संगीत। तो इस भूमि पर ही यह नृत्य और संगीत है, इसको तुम भूलोक में ले जाओ इसको सीख करके। तो यह एक तरह से नाट्यावतार जो भूलोक में हुआ उसकी कथा महाभारत में भी आ गई है और यह प्रकारांतर से नाट्यशास्त्र में भी बताया गया है। महाभारत में यज्ञों में नाट्य किस प्रकार होते थे उसके भी संकेत मिलते हैं। महाभारत में यज्ञ का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। वैदिक यज्ञ जो जिस प्रकार से होते थे वाजपेय राजसूय वाजपेय ज्योतिषोम आदि, उनके स्थान पर हम देखते हैं कि एक उत्सव धर्मी रूप और प्रमुखता से सामने आ रहा है और यज्ञों में नृत्य संगीत आदि खूब होते हैं। आश्वेधिक पर्व में 90वें अध्याय में जो यज्ञ का वर्णन है उसमें ये नृत्य संगीत किस प्रकार से होते थे ये बताए गए हैं। और दिलीप के यज्ञ का वर्णन किया गया है महाभारत में। उसमें सोने का यूप बनाया गया। यूप स्तंभ को कहते हैं जो यज्ञ में बनाया जाता था। और उस यूप के चारों ओर देवताओं ने गंधर्वों ने नृत्य किया, विश्वावसु ने वीणा बजाई। यह महाभारत में अनुशासन पर्व में वर्णन मिलता है। तो यह एक पश्चिम में रंगमंच के उद्भव के संबंध में एक सिद्धांत बताया गया था। मेपोल थ्योरी उसको कहा जाता है कि प्राचीन काल में ग्रीक आदि देशों में एक मेपोल एक खंभा गाड़ा जाता था और उसके इर्द गिर्द उसके चारों ओर नृत्य संगीत आदि का आयोजन होता था। उस प्रकार से यूप यज्ञीय यूप जो स्तंभ है वह पश्चिम के मेपोल की तरह नृत्य नाट्य के लिए एक केंद्र का काम करता है। तो यह यज्ञ से जुड़ा हुआ यूप है और यज्ञ से अनुशक्त एक विशिष्ट सामाजिक प्रक्रिया घटी महाभारत में और सूत जाति का उदय हुआ। महाभारत काल में सूतों को बड़ी प्रमुखता मिली और चंपा नगरी पूरी सूतों की नगरी थी जहाँ के राजा कर्ण को बनाया गया अंग देश में। तो वहाँ सूतों को बड़ी प्रमुखता प्राप्त हुई और सूतों के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास का अनुसंधान का विषय है। सूत जाति का जो योगदान है भारतीय समाज में, विशेष रूप से आख्यानों को आख्यायिकाओं को जो हमारा जातीय धरोहर है, कथानक है, नाट्य साहित्य है, उसको सुरक्षित रखने में सूतों का बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि 18 पुराण तो सूत जी ने नैमिषारण्य में शोनिक शौनक शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाए। तो सूत ही थे जिन्होंने कि पुराणों को बचा करके रखा। क्योंकि जो नैष्ठिक वैदिक ब्राह्मण हैं उनको तो संहिताओं को सुरक्षित रखने के काम में लगे रहना पड़ता है, उनके पास इतना अवकाश नहीं है। इसलिए सूतों को यह काम सौंप दिया गया कि जितने भी पौराणिक आख्यानों की धरोहर है, आख्यानों की जो पूरी परंपरा है, उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। तो सारे पुराणों का आख्यान, व्याख्या, प्रवचन सूत करते हैं। यही सूत स्थपति भी होते हैं, यही वास्तु विशारद भी हैं, यही रथकार भी हैं, ये कई हुनर जानते हैं। ये चूंकि वर्ण संकर थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय के संयोग से ये उत्पन्न वर्ण संकर जाति है और इनको वेद का स्वाध्याय का अधिकार नहीं है, पर बड़े प्रतिभाशाली तो होते ही थे। सूत अद्भुत प्रतिभाशाली रहे और सूतों की जो कम्युनिटी है, सूतों का जो समाज है, उसका बड़ा योगदान रहा भारतीय समाज में। तो ये लोग यज्ञ के अवसर पर यज्ञ वेदी बनाने के लिए बुलाए जाते थे। उस यज्ञ वेदी में बहुत सारे काम यज्ञ मंडप में इनको सौंपे जाते थे। तो जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय जो सूत बुलाया गया उसका जो वर्णन किया है व्यास ने महाभारत में, स्थपतिर्बुद्धि संपन्न वास्तु विद्या विशारद इत्यब्रवीत सूत्रधार सूतः पौराणिकस्तथा। आप देखेंगे कि उसमें स्थपति, बुद्धि संपन्न, सूत्रधार, सूत, पौराणिक, सूत्रधार,
6-7 विशेषण उस एक ही व्यक्ति के लिए दिए गए हैं। वही स्थपति है, वही आर्किटेक्ट है और पौराणिक भी वही है, पुराण भी वही जानता है, वास्तुविद्या विशारद भी वही है, वास्तुशास्त्र का भी बड़ा जानकार वही है और बुद्धि संपन्न तो वह ही है। तो कितना आदर भी था इन सूतों का, इस पर तो अ, पुराणों से भी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार से रोमहर्षण सूत का वध कर देते हैं बलराम क्रोध में आकर के, तो सारे ऋषि उनसे कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुमने एक ब्रह्मर्षि की हत्या कर दी है। सूत थे वो, लेकिन पुराण सुना रहे थे तो उनको ऋषि का दर्जा दिया गया है, यह पुराण हमको बताते हैं। तो ये जो पूरे सूतों की कम्युनिटी, सूतों का समाज है, हजारों वर्ष तक इन्होंने भारतीय समाज में अद्भुत योगदान दिया। ये लोग बड़े कारीगर भी थे, ये मास्टर आर्किटेक्ट्स भी थे। यज्ञ मंडप, यज्ञ वेदी भी यही बनाते थे। तो नृत्याय नृत्याय सूतम, गीताय शैलूषम, कारवे रथ कर्माणम, यह जो यजुर्वेद के 30वें अध्याय में बड़ी लंबी सूची है कि कौन कौन से लोग यज्ञ में बुलाए जाएंगे। तो यज्ञ में सबसे पहले तो सूत की उपस्थिति आवश्यक है, उसके बिना तो यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। ये यजुर्वेद जो यज्ञ विधान बता रहा है उसमें बता रहा है, तो इतना महत्व है उन लोगों का। तो ये वैदिक यज्ञ है, इसका बड़ा योगदान है वैदिक यज्ञ का नाट्य के विकास में, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ। तो इस सूत का वर्णन विशेष रूप से, सूतों की पूरे समाज का वर्णन, यह महाभारत में और भी विशद रूप में हमको प्राप्त होता है। और यह जो भारतीय रंगमंच के विकास की एक कड़ी सूतों के द्वारा जुड़ती है कि वही सूत सूत्रधार भी हैं। वे सूत्र लेकर के आते हैं नाप के लिए, मेजरमेंट के लिए, भवन बनाने के लिए डोरी, जो कॉर्ड है नापने का, वो उसको हाथ में लेकर आते हैं, इसलिए सूत्रधार कहलाते हैं। और यही यही सूत्रधार फिर संस्कृत नाटक का सूत्रधार हो जाता है, वही वहां पहुंचता है, सब उसी की प्रतिभा है। तो ये सूतों का जो योगदान है, इस पर विशेष रूप से हमको प्रकाश महाभारत के द्वारा प्राप्त होता है। तो एक नट नर्तक चारण मागध कुशीलव ग्रंथिक, ये भी सूतों के अलावा महत्वपूर्ण स्थान उस समाज में बना रहे थे और अपने उद्यम के बल पर विषम परिस्थितियों से उबर रहे थे। उसकी भी कथा हमको महाभारत में प्राप्त होती है। आश्वमेधिक पर्व में सूतों मागधों के अतिरिक्त मल्लों, झल्लों, नटों, नर्तकों के साथ ग्रंथिक का भी उल्लेख मिलता है। और यह एक महत्वपूर्ण सूत्र उससे फिर हमको मिलता है कि इस काल में ग्रंथ आ गया है और जो आख्यान है वे किसी ग्रंथ में लिखे जा रहे हैं, पोथियां हैं, और उनसे बाँच करके, उनका वाचन करके भी एक प्रकार का रंगमंच आख्यान की शैली विकसित हो रही है। तो यह आख्यान के रंगमंच का विकास किस प्रकार से हुआ, ये जानकारी हमको महाभारत से मिलती है। और पुराकथाओं का पाठ ग्रंथिक कर रहे थे। अश्वमेधिक पर्व में बताया गया, परीक्षित के पुनरुज्जीवन के अवसर पर आयोजित जो उत्सव था, उसमें ग्रंथिक अपना कर्म प्रस्तुत कर रहे थे, अश्वमेधिक पर्व में बताया गया है। और कभी कभी वे किसी भी अवसर पर राजसभा या जनसमाज में दिखलाई पड़ते थे, यह भी अश्वमेधिक पर्व में फिर कहा गया है। तो यह पुत्तलिका नाट्य का उल्लेख भी महाभारत में हमको मिलता है। ऐशा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता, ईरयत्यंग मंगानी तथा राजन निमाह प्रजा। जैसे दारुमयी योषा अपने अंग संचालित करती है, ऐसे ही ईश्वर इन प्रजाओं को नचाते हैं किसी के द्वारा संचालित होकर के। जिस प्रकार से दारुमयी योषा, कठपुतली के लिए दारुमयी योषा यह शब्द वहां पर आया है। दारुमयी लकड़ी की बनी हुई, योषा स्त्री मतलब कठपुतली, वह किसी के द्वारा नचाई जाकर के जिस तरह से नाचती है, उसी प्रकार से ईश्वर सूत्रधार है। ये सारे प्रजाएं, ये सारे लोग उसके सूत्र के द्वारा नाचते हैं। तो यह सूत्र के द्वारा संचालित लकड़ी की पुतली का उल्लेख 2 बार महाभारत में आया है। उद्योग पर्व में 32वें अध्याय में, और राजकुमारियों की क्रीड़ा के लिए प्रयुक्त पांचालिका का उल्लेख उससे भिन्न है। छाया नाट्य का उल्लेख भी आया है महाभारत में। और रूपोपजीवनम यह शब्द आया है, जिसकी व्याख्या करते हुए महाभारत के टीकाकार नीलकंठ कहते हैं कि चर्म से आवृत आकृतियों
की छाया दिखा कर के जो प्रस्तुति की जाती है, उसको रूपोपजीवनम यहाँ कहा गया है। रूपोपजीवनम जाल मंडपिकेति प्रसिद्धम, ऐसा नीलकंठ ने वहाँ व्याख्या की है। फिर जवनिका और चित्रित पर्दों के उल्लेख महाभारत में अनेकत्र आते हैं। एक ऐसा कपड़ा है जिस पर कि कथा प्रसंग चित्रित हैं और उसका उल्लेख आता है। ददृशे बल मायांतम पटम चित्रगतम यथा। तो यह बहुत ही बड़ा सुंदर वर्णन है। वैसे तो उपमा दी गई है, सामने से सेना चली आ रही है, उसके लिए उपमा महाभारतकार देते हैं कि जैसे अ, चित्र जिस पर बने हुए हों, ऐसा पर्दा कोई चला आ रहा हो। दूर से सेना बढ़ती हुई चली आ रही है, तो उस पर्दे को कोई जैसे दो लोग पकड़ करके ला रहे हैं, जिस पर कि सेना का पूरा उस कैनवास पर दृश्य बना हुआ है, ऐसी उपमा दी गई है। तो ये चित्रित पट हुआ करते थे और इससे नाटक में जो पटी लाई जाती है, उसकी परंपरा महाभारत काल में आरंभ हो चुकी थी। यह हम इससे हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि पटम आयांतम ये लिखा है, पट जो है चला आ रहा है, ऐसा लगता है। तो जो नाट्यशास्त्र में प्रवेश के लिए पद्धति बताई गई है कि जवनिका के द्वारा प्रवेश दिखाते हैं, तो जवनिका एक पर्दा है जिसको कि दोनों छोरों पर पकड़ करके दो लोग लेकर के आते हैं। दो प्रकार की जवनिकाएं हैं, एक तो सादी है जिस पर कोई चित्र नहीं है, दूसरी चित्रित जवनिका है। चित्र जवनिका है जिसका कि भभूति मालती माधव में उल्लेख करते हैं कि चित्र जवनिका के पीछे जाकर के मैं कपड़े बदलता हूँ, ऐसा वहाँ पर माधव का मित्र मकरंद कहता है। तो ये चित्र जवनिका है। और ये चित्र जवनिका जिसमें कोई पूरा का पूरा युद्ध का दृश्य बना दिया जाए, उसको चलायमान किया जाए, उससे उपमा यहाँ दी गई। तो नाटक में वह पर्दा उस तरह से काम में आता था, उससे उपमा यहाँ दी गई है। और विलापयुक्ता महती कथा न्यस्ता पठे पटे यथा, स्त्रियां विलाप कर रही हैं युद्ध के बाद, तो जैसे बड़े कैनवस पर, पट पर विलाप करता हुआ एक दृश्य अंकित हो गया है। देखने पर ऐसा लगता है कि कितना दुखद विषाद से युक्त दृश्य उस युद्ध भूमि के पर्दे पर चित्रित है। तो चित्रित पर्दे आ चुके थे, ये नाट्य में भी काम में आते थे। यह हम महाभारत से जानते हैं। और जवनिका पर अंकित दृश्य से युद्ध के दृश्य की उपमा द्रोण पर्व में भी दी गई है और अन्यत्र भी दी गई है। तदुत्सव महोदग्रम हृष्ट नारी नराकुलम प्रदृशे बल मायांतम चित्रम पटगतम यथा, यह आश्रम वार्षिक पर्व में भी इस प्रकार की उपमा दी गई है। संगीत शास्त्र के कुछ शब्द जो कि नाट्य शास्त्र में आए हैं, वो महाभारत में आते हैं। शम्या, ताल, प्रमाण, लय, स्थान, तान शब्द आ जाता है। गीत वादित्र शब्द आ जाते हैं। गीत वादित्र नृत्यांग ये शब्द आ जाते हैं। सभा पर्व में, शांति पर्व में ये शब्द आते हैं। और एक प्रस्तुति के लिए प्रेक्षा शब्द का प्रयोग है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम एक शो कहते हैं। आज एक शो हमने देखा, सिनेमा के लिए भी कहते हैं, या नाटक का एक शो हो रहा है, ऐसा हम कहते हैं। तो उसके लिए महाभारत से चल पड़ा यह प्रेक्षा शब्द, जो कि कामसूत्र में भी आता है और अन्यत्र भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आता है। और रंग और समाज शब्दों का प्रयोग प्रेक्षक समूह के अर्थ में महाभारत करता है। तो इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली जो नाट्यशास्त्र की है, उसके अनेक बीज शब्द यहाँ आ जाते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द महाभारत में आता है, वह नांदी है। नांदी तो नाट्यशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पूर्व रंग के 19 अंगों में, तो यहाँ पुरोहित आदि महाभारत काल में राजा की प्रशस्ति के लिए नांदी पाठ कर रहे हैं, ऐसा शांति पर्व में वर्णन मिलता है। तो ये नांदी की परंपरा जो अ, शुभकामना प्रकट करने के लिए, स्तुति के लिए, प्रशस्ति के लिए कोई पद्य गायन होता था, उसका फिर नाटक में समावेश किया जाना, उसका फिर पूर्व रंग के अंगों में समावेश किया जाना, यह किस प्रकार से तार जुड़ते हैं, मिसिंग लिंक्स जुड़ते हैं महाभारत से, नाट्यशास्त्र के, हमारी रंगमंच की परंपरा के, यह हम जानते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अ, प्रसंग हमको महाभारत से भारतीय रंगमंच की विकास यात्रा का विदित होता है, वह मल्ल विद्या के अभिप्रायों का अंतःसंक्रमण नटों के प्रदर्शन में है। और उसका एक परिणाम यह हुआ कि जो एक्रोबेटिक्स करने वाले लोग हैं, उनको भी नट कहा जाने लगा। जो कुछ सर्कस के करतब जैसे दिखाते हैं हमारे यहाँ, उनको भी नट नट जाति ही वह हो गई।
जबकि नट मूलतः नाट्य प्रस्तुति करने वाले लोगों के लिए शब्द आता है। पर ये महाभारत काल में यह हुआ है कि जो प्रेक्षागार बनाए जाते रहे हैं, वे मल्ल विद्या की प्रस्तुतियों को दिखाने के लिए भी होते थे और वहीं पर नट और नर्तक भी नृत्य और नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मल्लों के संपर्क में ही आ रहे हैं। तो मल्ल जो चारियाँ कहते हैं, चारी शब्द चारियाँ करते हैं, तो चारी शब्द भी महाभारत में आ जाता है, कर्ण शब्द भी आ जाता है। और चारी 10वें अध्याय में भरत मुनि बताते हैं, कर्ण चौथे अध्याय में बताते हैं। तो ये कर्ण और चारी ये मल्ल विद्या के अभ्यास के लिए ये क्रियाएं हैं और उनको नट अडॉप्ट कर लेते हैं। जो नर्तक हैं वे उनको अपने कला में उनको जोड़ लेते हैं। तो नटों की कला में मल्ल विद्या कुछ आ गई। यह कलारीपयट्टू जो केरल का एक नाट्य है, वह बहुत मल्ल विद्या प्रधान नाट्य है, बड़ा आकर्षक होता है। तो यह महाभारत काल की परंपरा यह है कि उसमें मल्ल विद्या के बहुत सारे अभिप्राय, बहुत सारे व्यवहार हमारे नाट्य में जुड़ गए, क्योंकि एक ही मंच पर दोनों काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। तो इसका एक तरह से इतिहास और लेखा जोखा हमको महाभारत में मिलता है। और भरत मुनि कहते हैं कि चारियां तो व्यायाम ही होती हैं, तो व्यायाम तो मल्लों के लिए है और वो चारियों को व्यायाम के लिए नटों के लिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से नाट्य कितना महाभारत काल में लोगों के जीवन से जुड़ गया है, इसके बड़े रोचक प्रसंग हमको मिलते हैं कि युद्ध के वर्णनों में कई बार नाट्य के बिंब उपमान महाभारत में लाए जाते हैं। और दुर्योधन का शिविर एक रंगमंच की तरह उन्होंने बताया है और उसके आसपास जो सैनिक हैं वे प्रेक्षक की तरह हैं, ऐसा शल्य पर्व में उपमा दी गई है। कोई योद्धा क्रोध में ओठ से दांतों से ओठ चबाता है, एक हथेली पर दूसरी हथेली पटकता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नृत्य में ताल दे रहा है। यह नाट्य की बिंब, नाट्य की उपमाएं युद्ध में, तो युद्ध एक नाट्य बन जाता है, नाट्य युद्धमय हो जाता है। ये महाभारत काल में हुआ। नाट्यमय इतना जीवन जिनका हो गया है, जिन लोगों का उनके व्यवहार में यह हो सकता था, क्योंकि युद्ध के पूर्व बाजे बजाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि युद्ध के बीच में नृत्य भी हो गया। कर्ण पर्व में एक वर्णन आता है कि युद्ध रोक करके वो नृत्य होने लगा। तो इस प्रकार से नृत्य, नाट्य और युद्ध और मल्ल युद्ध और नाट्य ये एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। यह नाट्यशास्त्र में फिर इसका एक तरह से हम असर देखते हैं। तो महाभारत हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो भारतीय रंग परंपरा के विकास की विकास यात्रा है, उसमें जो पहला चरण है वह प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल और रामायण महाभारत का काल, इतना लंबा कई हजार वर्षों का बड़ा टाइम स्पेक्ट्रम समय का इतना बड़ा अ, अ, दीर्घ कालावधि को मैं मानता हूँ। तो उसमें महाभारत एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमारी रंगमंच की विकास यात्रा का प्रस्तुत करता है। इतना ही कह कर के महाभारत और नाट्यशास्त्र के अंतर संबंधों की इस चर्चा को यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।